एक छोटे से गांव में कमलेश नामक एक 20 वर्षीय युवक रहता था। कमलेश अनाथ था। उसकी मां का निधन उसे जन्म देते ही हो गया था और उसके पिता ही उसके पालन पोषण का एकमात्र सहारा थे। जब कमलेश 10 वर्ष का था तो उसके पिता किसी काम से बाजार गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कमलेश पूरी तरह अकेला हो गया। कमलेश गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव के मुखिया और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए कमलेश के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही कमलेश का पालन पोषण किया। ये लो कमलेश बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे चाची, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप ये खाना खाओ। ये कहकर मुखिया की पत्नी सविता वहां से चली गईं। कमलेश ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वो झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही मुखिया दिखाई दिए। कमलेश ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। कमलेश बेटा, खाना खा लिया है ना? जी मुखिया साहब, अभी अभी चाची खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूं। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी मुखिया जी, 10 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन कमलेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, मुखिया जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। अभी कमलेश ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, ये औरत मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? और देखने में भी ये कुछ डरावनी लग रही है। तभी वो औरत उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम कमलेश है और तुम अनाथ हो। औरत को बोलते देखकर कमलेश बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो भूत हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई भूतनी औरत इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं भूतनी औरत की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। कुछ समय पहले वे बाजार गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता।
तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। आपके गांव के बारे में, मैं आपके पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। आपके पिता अभी जीवित हैं और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। कमलेश को न जाने क्यों उस भूतनी औरत से डर महसूस होने लगा। उसने सोचा, अरे, मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहां से भागना होगा। ये सोचते ही कमलेश तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर कमलेश हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो भूत भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षसी थी। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी कमलेश ये सोच ही रहा था कि उसी समय मुखिया की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गईं। कमलेश को घबराया हुआ देखकर वो बोली, अरे कमलेश बेटा, तुम घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं चाची, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। कमलेश ने चाची से सिर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। चाची ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गईं। कमलेश ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब कमलेश नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वो अपने आप से बोला, अरे, शायद ने कल उस औरत को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो औरत मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है। और ये भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने मुखिया जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसीं और मेरे पिताजी कई साल पहले बाजार गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए। उस औरत को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर कमलेश जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वो औरत मिली थी। वो औरत वहां पहले से ही मौजूद थी और कमलेश को देखकर सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी की तरह ही हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूं, क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस शाप से मुक्त कराना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। ये सुनकर कमलेश उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही मुखिया जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं, ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वो कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। मेरे साथ चलो, कहकर वो महिला आगे बढ़ी और कमलेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वो महिला कमलेश को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये जंगल पहले अत्यंत खतरनाक माना जाता था और इसी कारण लोग इसमें आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही कमलेश की दृष्टि एक बक्से पर पड़ी। अरे,
मैं इसे अभी खोलकर देखता हूं, उसने सोचा। जब कमलेश ने उस बक्से को खोला तो उसमें अनगिनत हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर कमलेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सारा सामान किसका है? महिला ने कहा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। कमलेश ने सोचा, उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। महिला ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर कमलेश बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में मुखिया और उनकी पत्नी कमलेश के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो मुखिया ने कमलेश से पूछा, कमलेश बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? मुखिया के पूछने पर कमलेश को कुछ समझ नहीं आया कि वो मुखिया साहब को क्या जवाब दे। इतने में मुखिया की पत्नी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, कमलेश बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? कमलेश उन्हें सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन उसे उस महिला की बात याद आ गई जिसने उसे सख्ती से मना किया था। इसलिए उसने कुछ और ही बताया। चाची, मैं जंगल गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे ये बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। मुखिया ने कहा, कमलेश, तुमने ठीक नहीं किया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात ठाकुर के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर ये बात कहीं ठाकुर तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। मुखिया के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर ये बात किसी तरह ठाकुर तक पहुंच गई तो वो हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि ये बात ठाकुर तक पहुंचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत ये सोना ठाकुर के पास पहुंचा देना होगा। मुखिया की बातें सुनकर कमलेश ने सोचा, अब मुखिया जी को कैसे बताऊं कि ये हीरे और जवाहरात ठाकुर के नहीं हैं? ये तो... लेकिन अगर मैंने मुखिया साहब को उस औरत के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। कमलेश के लिए इन हीरे जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना महत्वपूर्ण था। इसलिए वो मुखिया के कहने पर ठाकुर को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है मुखिया साहब, जैसा आप कहें, कमलेश ने कहा। हम अभी ये बक्सा ठाकुर को दे आते हैं। कमलेश ने वो बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वो और मुखिया ठाकुर की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे ठाकुर के दरबार में दाखिल हो गए। ठाकुर के सामने बक्सा रखकर मुखिया ने कहा, ठाकुर सलाम, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था और वहां एक गुफा में इसे ये हीरे जवाहरात का बक्सा मिला। हमें शक हुआ कि शायद ये आपका ही है, इसलिए हम इसे तुरंत ले आए हैं। ये सुनकर ठाकुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये बक्सा उसका नहीं है। किंतु इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में विचार आया, ये हीरे जवाहरात वास्तव में मेरे नहीं हैं, परंतु जब ये किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें व्यर्थ क्यों जाने दूं? बेहतर यही होगा कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे दूं, ताकि वे प्रसन्न हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास सुरक्षित हो जाए। ये सोचकर ठाकुर ने उनसे कहा, हाँ, ये बक्सा मेरा ही है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित रखा था, लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से ये बक्सा मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ठाकुर ने अपने नौकर से कहा,
नौकर, ये बक्सा इनसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए, ताकि ये प्रसन्न भी हों और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। नौकर ने ठाकुर के आदेश पर उनसे वो बक्सा ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दिया। मुखिया वो रकम पाकर बहुत प्रसन्न था, मगर कमलेश का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ठाकुर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि उस औरत ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। कमलेश को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। कमलेश के लिए इससे बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वो चुप रहा और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की ओर चल पड़े।